जींद की सबसे बड़ी ताकत क्या है सर? जींद की सबसे बड़ी ताकत मेरी जनता है। मैं चाहता हूँ कि जींद जो जितना दिल बड़ा होता है ना, जींद इतना सुंदर ही हो दिल की तरह। दिल जो लोग कमियां निकालते हैं, कैमरा लेके चलते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपके अनुसार जींद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, अभी फिलहाल तो भाखड़ा का पानी है। जल्द आप दिन की शुरुआत को कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत सुबह उठते ही माँ के चरणों को हाथ लगाता हूँ। हम उनके घर में आके उनके घर का मैनेजमेंट देखेंगे तो उनमें भी कमियां मिलेंगी। काम के दबाव के बीच अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? फिलहाल तो निकल नहीं पाता, बीमारी पूरे जोरों पे है, शुगर पूरी रहती है। किताब जो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है? दुर्गा सप्तशती। लोग आपको किस नाम से याद रखें आप चाहते हैं? डॉक्टर मिड्डे का लड़का। डॉक्टर मिड्डे का अर्थ है कि तुम्हारे पेशाब में मीठा आ गया, तो बोली मतलब तुम्हारा पेशाब मीठा है, तो बोली मतलब तो तुमने कब पी के देखा इसको? तो तुम पेशाब को मीठा बता रहे, तुमने कब पिया? कि एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज 200 गज के घर में, उसके घर में ही बहुत कमी है। नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और आप सभी का जेडी न्यूज में बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा से डिप्टी स्पीकर और जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी। जी हाँ, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इनके व्यक्तित्व के बारे में। जी हाँ, ये इतने आध्यात्मिक हैं और इनका व्यक्तित्व मतलब कि पूरे जींद की जनता पर ये राज करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में कि किस तरीके से राजनीति में शुरुआत इन्होंने की, क्योंकि ये सबसे पहले डॉक्टर थे और डॉक्टर के बाद राजनीति का सफ़र, डिप्टी स्पीकर का की जिम्मेदारियां और साथ में फिर एक विधायक होने की जिम्मेदारियां हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी सर, कैसे हैं सर आप? सब प्रभु कृपा, आप बताइए। सर, आप जनता के दिलों में राज करते हैं, काफ़ी लोग आपको बहुत मानते हैं। और सर, हम जानना चाहते हैं आपके बचपन से लेकर के राजनीति तक के सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, जहाँ तक जनता के दिलों में राज करने वाली बात है, इस चीज़ का फैसला तो जनता करती है। हम इस चीज़ का आंकड़ा नहीं लगा सकते कि हम कितना राज किसके दिलों पे करते हैं, तो इसका फैसला जनता के हाथ में रहता है। जहाँ तक बचपन से रहा, बचपन से मेरा जन्म जींद का ही है। मेरे पिताजी मेरे जन्म से पहले मिलिट्री में थे और वो जींद एक डॉक्टर के रूप में आए, तो उसके बाद मेरा जन्म जींद में हुआ। और ये कह सकता हूँ कि जैसी शिक्षा उसमें जैसा एक हिसाब किताब था, उस हिसाब से उन्होंने हमें शिक्षा देने का भी काम किया। और वैसे स्कूलों में हम लोग शिक्षा के रूप में एक ये कह सकता है कि विद्यार्थी के रूप में भी मेरा एसडी स्कूल में अच्छा समय, मैट्रिक मैंने एसडी स्कूल से की, फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद मैं फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी से मैंने बीएमएस कंप्लीट की। और अपने पिता के साथ 1993 में मेरे बड़े भाई, जो ये कह सकता हूँ कि ब्रह्मलोक में चले गए, तो उनके जाने के बाद में मैं अपने पिता के साथ लगभग 96 से लेकर और 2018 तक मैं लगातार अपने पिता के साथ क्लिनिक पे ही रहा। जैसे आप डॉक्टर थे और फिर अचानक से मतलब राजनीति का सफ़र, तो मरीजों का इलाज करते करते राजनीति में आने का कैसे सोचा कि राजनीति में आकर के लोगों की सेवा की जाए? देखिए, जहाँ तक मेरा सोच है, कोई ऐसी सोच नहीं थी। मेरे पिता ने निस्वार्थ भाव से सेवा की लोगों की जींद में आने के बाद। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई ना कोई राजनीतिक पद या राजनीतिक तौर पे कोई चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये था कि वो कह सकते हैं कि राज रेखा और चौटाला साहब की नज़र ने उनको चुना और उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा। तो फिर 2009 से लगातार उस परमपिता परमात्मा माँ भगवती की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से हम लगातार जींद की जनता के बीच में। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि जिसके जीवन में राज करना लिखा हो वो राज ही करता है, तो ये शब्द हम कई बार सुनते हैं मैं आपसे। आज भी कहता हूँ, जिनकी राज रेखाएं बोलती हैं, जिनके भाग्य में राज है, जिन्होंने तप किया है, देखिए तप से राज मिलता है। और कहने वाले शास्त्र ये भी कहते हैं कि राज से नरक मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हुए जिनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत से झूठ, बहुत से सच और बहुत से कार्य करने में विलंब या कई चीज़ें दिक्कतें आती हैं, जिनकी वजह से ये कह सकते हैं
कि वो जो कहा जाता है कि राज तप से राज और राज से नरक, तो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन आप कितना अच्छा कर सकते हैं, आप कितनी ईमानदारी से कितना लोगों का भला कर सकते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं ये बात डिपेंड करती है। क्योंकि शास्त्र और अध्यात्म हम दोनों अपने रूप से बात करते हैं, और जो सिस्टम है, जो सिस्टम एट प्रेजेंट जो चल रहा है, वो अपने ढंग से चाहता है। जी, जैसे आपके बाबा माता रानी को बहुत मानते थे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घटी जब विश्वास डगमगाने की कगार पर था। जैसे आपने कहा कि आपके भाई का देहांत हो गया था, तो फिर भी मतलब एक भगवान के प्रति इतनी आस्था रखना, और जैसा हम देखते हैं कि आप मतलब चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप माता के लिए समय ज़रूर निकालते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, हमारे घर में हमारी माँ, मेरी माँ विद्यावंती मेढा, जो जिनकी शादी मेरे पिता से हुई, जो आज मेरी माँ है, तो वो शुरू से ही कि माँ को बचपन से ही मानती थी। जी। कि कहते हैं ना कि बचपन से लगाव हो जाना, तो हमारी माँ का लगाव बचपन से ही माँ के प्रति बहुत था। तो उनके चलते ही मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पिताजी से शादी होने के बाद, उनकी शादी होने के बाद तो मेरे पिताजी फौज में रहने के बाद ही बड़े सात्विक रहे, और बस वही भाव उनमें भी जागा। वो भी माँ भगवती को उतनी ही निष्ठा से और इतने विश्वास से मानने लगे। और फिर जहाँ विश्वास डोलने की बात आती है, मेरे जैसे व्यक्ति का तो कहीं ना कहीं विश्वास डोल जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनके हस्बैंड वैष्णो देवी से हम लोग एक साथ आ रहे थे, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, वापसी आते मेरे भाई वैष्णो देवी ही जाते हुए एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। तो मेरे माँ बाप का विश्वास नहीं डोला, उन्होंने कहा कि उनकी चीज़ थी, उन्होंने वापस ले ली। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जीवन में देनी पड़ती हैं, या ये कह सकते हैं उनके संबंध हमारे से उतने ही थे। और कोई व्यक्ति कर्जा लेने आता है, कोई व्यक्ति कर्जा देकर जाता है इस दुनिया से, कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन विश्वास के डोलने का तो ये है ना कि कोई चीज़ हमें इंसान ने दी हो या किसी और ने दी हो, तो हम बात करें। जो परमात्मा की चीज़ थी, परमात्मा ने ले ली, उस पर इंसान का विश्वास नहीं डोलना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि परमात्मा की स्पष्ट से कृपाएं नज़र आती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जीवन में बीतती हुई हैं जिससे ये पता लगता है कि परमात्मा है, और आप जिस इष्ट को मानते हो वो आपकी मदद करते हैं। जैसे आपकी भगवान में बहुत आस्था है और माता रानी में काफ़ी आस्था है, तो कभी ऐसा हुआ है कि इस डिप्टी स्पीकर के पद या आप विधायक रहे हैं, आपको ये ऐसा फैसला लिया गया हो आपसे कि जो आपको, जब आप सोए हों, आपको लगा हो कि ये तो मुझसे गलत हो गया? देखिए, ऐसे फैसले भाई बहुत बार होता है, क्योंकि राजनीति में भी और जब राजनीति में नहीं थे, कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं जिससे मन बड़ा परेशान होता है कि कुछ गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत बार होता भी है, और कई बार उसे ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है। और कई बार लोग भी बहुत से, मतलब ये कुछ राजनीति जो आपसे कहा कि तप और नरक, राज, तप, राज और नरक, ये सब उसी की परिभाषा, राजनीति उसी की एक परिभाषा भी है जी। कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है, कुछ जाने अनजाने में बहुत सा कुछ गलत हो जाता है, तो उस भगवान की नज़र में तो कहीं ना कहीं चोर बनते ही हैं। जी, हमने अभी हाल ही में आपका एक वीडियो देखा था, गुरु प्रेमानंद महाराज जी के समक्ष आप गए थे और आपने एक ऐसा ही प्रश्न किया था कि कभी मुझसे अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाए या फिर कोई ऐसी बात हो जाए तो मैं किस तरीके से उसको हैंडल करूं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी। तो आप वहाँ पर किस लिए गए थे गुरु प्रेमानंद महाराज जी के पास? लोग उनके दर्शन करने जाते ही हैं, और कहा जाता है, और बहुत सी दुनिया मानती भी है कि भगवान कृष्ण का वास है उनकी शरीर के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है। देखिए, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ साइंस फेल हो जाती है, जी। और मुझे लगता है कि गुरु प्रेमानंद जी महाराज जी पर भी साइंस फेल होगी। जी। बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो गए कि उसके अनुसार समय अवधि कुछ होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय अवधि को भी उन्होंने पार किया। तो साइंस को मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जो परमात्मा के प्रति विश्वास की बात है। साइंस को बहुत जगह फेल होते देखा है। जहाँ परमात्मा अगर अपना रंग दिखाएगा, वह साइंस कभी भी आगे नहीं आ सकती। तो जब आपने उनको देखा तो ऐसा महसूस हुआ, उनका तेज था ऐसा? देखिए, उनका तेज तो अपने आप में मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि उनके तेज
तो अपने आप में एक मानना ही है। लेकिन मेरा प्रश्न भी यही था कि राजनीति को लेके, तो उनका जवाब था कि अगर वक्त आए तो आपको सही बात को चुनना चाहिए। सही बात को और चुनना कई चाहिए। बार मैं बड़ा परेशानियों में चला जाता हूँ तो कुछ पर्ची बना के माँ भगवती के सामने रख देता हूँ, उठा लेता हूँ, जो अच्छा। उठ जाए उस फैसले को भी लेके मानने का काम करता हूँ। हम्म। तो जीवन को थोड़ा बहुत आध्यात्मिक इंसान के अनुसार होना चाहिए, इंसान को होना चाहिए, उससे उम्मीद और विश्वास बना रहता है। जी। अगर हम चुनाव की बात करें तो 2019 में सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला काफी बड़े चेहरे थे। आप राजनीति में आए और आपकी जीत का कारण क्या मानते हैं कि इतने चेहरों के बावजूद आपको किस तरीके से ये जीत मिली और सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं? देखिए, इसमें मेरे पिता का अपना किया हुआ कर्म जो जींद के प्रति, फिर जींद की जनता का प्यार, जींद की जनता का ये सोचना कि डॉक्टर हरिचंद मिड्डा ने जींद की निस्वार्थ भाव से सेवा की है वो, फिर वहाँ पर बाबूजी मनोहर लाल जी का आशीर्वाद और माँ भगवती की कृपा, जैसे कह सकते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे हर को, माँ भगवती का भी बड़ा आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि हम लोग 5 चुनाव जीते। जी। चाहे वो 2 चुनाव मेरे पिताजी के हों, जींद एक शहरी सीट होने के बावजूद भी 2 बार इनेलो से जीतना अपने अपने में मायना रखता था कंटिन्यू, और 3 बार ये सीट भी जीती। तो कहीं ना कहीं माँ भगवती की भी और जींद की जनता का प्यार, माँ भगवती की कृपा, तो उनका आशीर्वाद, उन्होंने बड़ा काम किया। सर, आपके पिताश्री की बात करें तो वो INLD टीम से चुनाव उन्होंने जीता था और आप अचानक से बीजेपी में आ गए, तो मतलब कैसे विचार आया कि आपको बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, नियति अपना काम करती है। मैं एक बार अपने पिता के साथ चंडीगढ़ गया हुआ था, मसला था मेडिकल कॉलेज को, कि मेडिकल कॉलेज को उचाना ले जाया जा रहा है, तो इस विषय पर मैं बोला अपने पिताजी से कि मैं आपके साथ चलूँगा। तो उस दौरान में बाबूजी मनोहर लाल जी दिल्ली गए हुए थे, हम लोग रात को 11 बजे तक उनकी वेट करते रहे। तो उस समय वो आए, उनको 10 सवा 10 पहुँचना था लेकिन लेट हो गए, सर्दियों का समय था। तो आते ही कहने लगे पिताजी से कि डॉक्टर मिड्डा कैसे आप बैठे? तो मैं साथ में ही था। तो पिताजी ने कहा कि ऐसे ऐसा विषय पर आए हैं कि मैं एज ए डॉक्टर भी और एक उम्र दराज, सबसे बड़ी उम्र का होने की आपसे ही मांगता कि मेडिकल कॉलेज को जींद में ही रखा जाए। तो बाबूजी मनोहर लाल जी ने उस समय कहा, मिड्डा साहब आप इस बात की चिंता ना करें, और कहा कि मैं आपको तो नहीं कहता कि आप बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन आपका बेटा कृष्ण है, इसको मुझे दे दें। तो कभी कभी नियति घूम कर आती है। तो मेरे पिताजी बैकुंठवासी हो गए और उनके जाने के बाद बाबूजी मनोहर लाल जी ने मुझे कहा, और इससे पहले तो जहाँ तक इनेलो का सवाल है, पारिवारिक झगड़ों की वजह से इनेलो में दरार आ चुकी थी, ये भी एक कारण था। और फिर बाबूजी मनोहर लाल जी ने मुझसे कहा तो मैंने इस बात को स्वीकार किया। जैसे अभी आपने कहा कि आप अपने बाबा के साथ ही ज़्यादातर रहते थे, अभी आपने बताया कि वहाँ पर भी ये किस्सा हुआ। आपके बाबा के साथ आपका कोई ऐसे किस्से हैं जो अनसुने हो, जो किसी ने अभी तक ना सुने हो? मेरे पिताजी के पास में एक, वैसे तो उनके कई किस्से हैं, पुराने समय में लोग करते थे, पुराना समय था, तो मेरे पिता के पास मोटरसाइकिल थी, उसमें जावा या राजदूत कुछ ऐसी थी। तो वो कहते थे कि एक पेशेंट रात के समय सर्दियों में आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब मेरे यहाँ मेरी वाइफ को पेन है, लेबर पेन है, तो आप चलिए। तो उस समय एक इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर देते थे, उसमें इतनी सुविधाएं कम थी, और महिलाओं के लेके तो वैसे ही सुविधाएं कम थी, तो डॉक्टर्स इंजेक्शन वगैरह देते थे। तो मेरे फादर के साथ वो चले गए अपने गांव पे, गांव के अड्डे पे जाके बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब आप अपना फीस ले लीजिए। तो बोले आपके घर पे? बोला कुछ नहीं, मेरे को कोई साधन नहीं मिलना था रात को, तो मैंने कहा डॉक्टर मिड्डा से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जो गांव तक मुझे छोड़ देगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई ठीक है। तो बोले आपके पैसे? बोले जब मैंने कुछ किया नहीं तो फीस कैसे? यही सोचेंगे कि आपको छोड़ने आ गए। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जीवन के। सर, ये ट्रेन वाला किस्सा बताइए ना, मैंने आपका ट्रेन वाला किस्सा सुना है किसी से। एक बार मैं सहारनपुर से आ रहा था, मेरी सिस्टर सहारनपुर रहती थी, तो मैं और मेरा भांजा दोनों ही थे हम लोग। तो हम लोगों को पानीपत से ट्रेन जींद के लिए चलती थी, जो रात को 11 बजे जींद पहुंचती थी। जी। तो हम
मतलब भागती ट्रेन से ही चढ़े, चलती हुई ट्रेन से ही दोनों चढ़े, तो टिकट ले नहीं पाए। हम्म, तो टिकट चेक कर आई तो उसने कहा कि टिकट, तो उसने पहचान ले कि माला जी जो भी है हम ऐसे ऐसे, तो टिकट तो नहीं ले पाए, जो भी फाइन और उसका टिकट आप हमारे से ले लीजिए, हमारी मजबूरी थी कि नहीं ले आए, हम चलती ट्रेन पे चढ़े। तो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप तो डॉक्टर मिड्डा के बेटे हो ना। मैंने जी हाँ। तो मैंने नहीं बनता है, जो लीजिए। तो वो फिर हमारे पास ही बैठ के उसने सफेदों में कहा चाय वाय पियोगे। मैंने चाय वाय तो कुछ नहीं पिया, हमारा सांस ही ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे था कि कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो बहुत बार कई हादसे हो जाते हैं। एक बार तो हमारी खुद की, जब हम दरभंगा पढ़ते थे तो मेरी खुद की जेब कट गई। हम दो लोग थे, दोनों की जेब कट गई। तो हमारे पास मात्र 60 रुपए थे। हम लोग पटना तक का किराया लिया, पटना तक वैसे ही आए, क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं था। किसी टिकट वाले से हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे जेब कट गया, और बस पे हम लोग बैठ के आए। उसमें 50 रुपए टिकट लगती थी, 25 रुपए एक व्यक्ति की, और 10 रुपए में हमने भोजन किया। वहाँ दोनों ने 3 रोटियां ली, और बस खाली नमक के साथ हम लोग को रोटी खा के गुजारा किया, 1.5 रोटी खा के। तो ऐसा रहा कई बार जीवन में ये। उस दिन के बाद में पैसा 3-4 जेब में रखता हूँ, एक जेब में पैसा नहीं रखता। अच्छा। हाँ, सीख ले लिया हाँ, आपने। उस दिन के बाद ये रहना चाहिए। जी, तो सर आप विधायक भी हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो आपके ऊपर हरियाणा की भी जिम्मेदारी है, जींद की भी जिम्मेदारी है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिम्मेवारियां रहती हैं तो आदमी मजबूत रहता है। तो इंसान को नींद भी कम आती है जिस आदमी की जिम्मेवारी हो, और जिम्मेवारी रहती है तो इंसान फिट भी रहता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो जिम्मेवारियां बनती रहनी चाहिए, और परमात्मा ने और जो जींद के लोगों ने जिम्मेवारी दी है, और जो मुख्यमंत्री जी ने एक ये जिम्मेवारी दी है विधायक के साथ साथ ही डिप्टी स्पीकर की, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को बाखूबी से निभाऊं। सुबह मंदिर में पूजा करने के बाद मैं माँ भगवती से यही कहता हूँ कि माँ, कि हाथ से अच्छा हो, जिसके लिए हो भी अच्छा ही होना चाहिए मेरे हाथ से। और जींद के लिए मैं मांगता हूँ कि जींद के लिए इतना कुछ कर जाऊँ, क्योंकि देखिए जाना प्रत्येक व्यक्ति को इस दुनिया से, लेकिन जींद के लिए इतना कर जाऊँ कि लोग याद रखें कि मिड्डा परिवार यहाँ से आया था तो उन्होंने ये किया। जैसे भाखड़ा का पानी ला रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं, और जींद को सुंदरीकरण की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसी कई योजनाएं हैं। पानी के क्लस्टर योजना कुछ गाँव में कर दी, और क्लस्टर योजना ला रहा हूँ, ताकि लोगों को लगे हाँ कोई व्यक्ति आया था, उसने ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सब मुमकिन हुआ। तो इसमें दोनों का ही ग्रेस बनता है, पार्टी का तो ग्रेस बनता ही है, तो एक उस व्यक्ति का भी। आज से पहले बहुत से लोग रहे, 5-5 मंत्री रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। एक ITI के अलावा या कोई एक आदि और चीज के अलावा मेरे ख्याल जींद में कुछ मिला ही नहीं। जैसा आपने कहा मेडिकल कॉलेज आप लेकर के आए, लेकिन अभी काफ़ी सारे प्रश्न हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए आप काफ़ी बार बोल चुके हैं कि इस साल खुल जाएगा, पिछले साल। इस साल के अंत तक का समय है वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि थोड़ा सा जल्दी, ये सबसे थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर और सारी व्यवस्थाएं करने में समय लगता है, तो थोड़ी बहुत देरी हो भी सकती है। लेकिन हमारा प्रयास है, जैसे कि मैंने OPD प्रारंभ करा दी, तो जिससे कि सीट्स मिल जाएंगी जल्दी ही, तो कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा, तो एक चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी, काम होता रहेगा। सर, हरियाणा को जींद का दिल हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को सर। तो अगर हम बात करें जींद की, तो गुरुग्राम या फिर रोहतक की बात करें, तो हमारा जींद अब तक इतना पीछे क्यों है? आप ये सवाल मुझसे ना करके ये सवाल उन लोगों से पूछें जिन्होंने मुझसे पहले यहाँ पर सत्ता में जो लोग रहे, 5-5 आपके मिनिस्टर रहे, जितना कर पाया उस, मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेम से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, लोगों की, जनता की दुआओं से, उस माँ भगवती की कृपा से, शायद जींद में आज से पहले इतना कभी कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखिए तो पहले भी 5-5 मिनिस्टर रहे, वो भी सत्ता में रहे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज जितना हो रहा है वो मैं कह सकता हूँ मेरे अनुसार तो अभी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। और मैं चाहता हूँ कि दिल धड़कता रहे, और दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है, वरना दिल अगर धड़कना बंद कर देगा तो कुछ रहेगा नहीं। जितने स्टंट पीछे डले थे ना जींद को, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तो स्टंटों को निकाल के दिल को ओरिजिनली बनाया जा रहा है, तो पहले से आज जींद बहुत बेहतर है। जी सर, जींद राजनीति का गढ़ है,
कहा जाता है, और अपना जींद का जो रानी तालाब है उस पर लगातार राजनीति होती रहती है। कभी उसकी सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, कभी रिनोवेशन भी हो रहा था, लेकिन अब फिर सवाल उठ रहे हैं कि बिना उसकी साफ सफाई के ही उसमें पानी छुड़वा दिया गया है। देखिए, मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जींद का रानी तालाब पे अभी तक कोई इतना पैसा आया नहीं। जितना पैसा आया पहले वो लगा, उसके बाद में फिलहाल हमने एक सोच रखी है कि हमें जींद के रानी तालाब को अच्छा बनाना, ये हमारी धरोहर है। और मैंने कुछ पैसा एक संस्था को दिया जो अन्ना टीम है, उसको 3 लाख रुपए मैंने दिए टोटल अपने बजट में। जी। उन्होंने 3 लाख रुपए से पेंट वगैरह ये सब उसका करवाया है। और ऐसी एक योजना हम बना रहे हैं, कुछ पैसा और मैं लाऊंगा, कुछ पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया जाएगा, कुछ पैसा डीसी साहब की जिम्मेवारी लगाएंगे, सब मिल मिलाकर कुछ ऐसा इस रानी तालाब को अच्छा बनाएंगे। और एक प्रयास और रहेगा कि इस सावन में हम लोग प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर आरती पूजा शाम के समय की एक विशेष पूजा रखवाएंगे, जिसे लोग देखेंगे भी। और एक क्योंकि एक सेंटर पॉइंट में जिसे कह सकते हैं जींद का दिल है, तो लोगों को एक आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा लगेगा। एक प्रयास है, लेकिन कुछ मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्हें कमियां निकालने की आदत है, वो कमियां ना निकालें और वो जो अच्छा किया उसको भी दिखाएं। कमियां तो बताएं ही बताएं हमें, क्योंकि इतने बड़े जींद के अंदर बहुत सी कमियां हैं, हम लोग उन कमियों को नहीं देख पाते कई बार। हमें कमियां जरूर बताएं और मैं अपनी कमी को स्वीकार करूंगा और प्रयास भी करूंगा उन कमियों को दूर करूं। मैं कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचता कि आप मेरी कमियां मत निकालिए। कि एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज 200 गज के घर में, उसके घर में ही बहुत कमी है। जो लोग कमियां निकालते हैं, कैमरा लेके चलते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर हम उनके घर में आके उनके घर का मैनेजमेंट देखेंगे तो उनमें भी कमियां मिलेंगी। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको बात करता हूँ। एक बार एक संत किसी के यहाँ आए हुए थे, तो बाई चांस लाइट चली गई। लाइट चली गई तो वो जो भगत लोग बैठे थे, तो अब जिसका घर था तो वो बेचारा गालियाँ दे रहा है सरकार को, बताइए लाइट का इंतजाम नहीं है भाई, ये व्यवस्था नहीं है, लाइट 1-1 घंटा चली जाती है, क्या होगा। बोला मोमबत्ती देखिए, घर में मोमबत्ती ढूंढ रहा है। बड़ी देर बाद मशक्कत के बाद मोमबत्ती मिली तो माचिस नहीं मिले, तो थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। तो बाबा जी बोले भैया तुमने इतनी गालियां दे दी सरकार को कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार की व्यवस्था नहीं है, दिन में 5 बार लाइट जाती है। भैया सरकार को तो पूरी स्टेट देखनी है, तुम अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे। पहले तो तुमको मोमबत्ती नहीं मिल रही थी, मोमबत्ती मिली तो माचिस नहीं मिली, माचिस मिल रही है तो मोमबत्ती नहीं मिल रही है। तो बताओ, तुम्हारे छोटे से घर में तुम व्यवस्था नहीं कर पा रहे और तुम इतनी बड़ी स्टेट के बारे में इतना बोलते हो। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप कमियाँ निकालिए, कमियों की कोई बात है, आप निकालिए, हम प्रयास करेंगे उसको दूर करने का, लेकिन जो अच्छा किया उसको भी दिखाइए। तो व्यवस्थाएं उनके घर में भी खराब मिलेंगी, वो अपने घर की व्यवस्थाएं भी देखें। ऐसा नहीं होता, परिपूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता। सर, जींद के युवाओं के लिए, जैसे आप यहाँ के विधायक हैं, तो जींद के युवाओं के लिए क्या कुछ रोजगार की आपने सोच रखी है? कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आने वाली है? क्योंकि रोजगार के लिए काफी युवा भटक रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं। देखिए, आज जींद नॉन नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री सेक्टर भी बढ़ेगा। और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने IMT वगैरह के लिए भी कहा है, तो जगह मिल जाए तो नेचुरल सी बात है कि कुछ युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। और जल्दी देश के प्रधानमंत्री जी जो वो ट्रेन चलनी है गैस से, उसके लिए भी आएंगे। और हमारा पूरा हाइड्रोजन गैस से जो चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन जो, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम देश के प्रधानमंत्री जी से कहें कि एक अच्छा उद्योग अगर यहाँ है तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। सर, थोड़े से तीखे सवाल है। नहीं, कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अधिकारियों को जमीन पर बिठाया था, एक बार अतिक्रमण को लेकर के मसला था, अपने जमीन पर बैठा दिया था। सर, ये सवाल है कि कुछ लोगों का कि आपको सिंघम बनना था या फिर कुछ ऐसा दिखाना था कि भाई मैं विधायक हूँ या मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, मेरी जो मर्जी चलेगी मैं वो करूँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा तो बहुत बार पहले भी हुआ। देखिए, मेरे पिताजी एक बात कहा करते मेरे से कि बेटा, आज मैं जो भी और जिस स्थान पे भी हूँ, गरीबों की वजह से हूँ, और गरीबों की दुआ बटोरनी चाहिए, उनकी बद्दुआ नहीं। किसी गरीब का आप घर उजाड़ देंगे
तख्त हैं, तख्तों को भी इतनी बारीकी से आप तोड़ देंगे जिनके ऊपर कील भी नहीं लग सकती। तो जिसके मन में करुणा होगी उसके मन में या भाव होगा या दयालुता होगी वो व्यक्ति बोलेगा। जिन लोगों ने ऐसा कहा कि सिंघम बनना चाहते हैं तो उनके मन में मेरे को लगता है कि दयालु भाव है ही नहीं, करुणा है ही नहीं। और जिस व्यक्ति के मन में करुणा नहीं है मैं उसे इंसान ही नहीं मानता। अपनों के लिए करुणा तो हर एक व्यक्ति के दिल में हो सकती है, लेकिन गरीबों के लिए या औरों के लिए करुणा होनी ये बहुत बड़ी बात है। तो सिंघम बनने की जरूरत क्या है? विधायक तो हूँ ना मैं, डिप्टी स्पीकर तो हूँ, सिंघम बनने से क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, वो उनकी सोच का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि उनको कहीं ना कहीं गरीब लोगों से बदबू आती है। और देखिए आप कल उन रईसों से पूछिए जिन्होंने ये सवाल किए हैं, जब वो तपती गर्मी में, जून की गर्मी में वो जो सड़क के किनारे बैठ के अपना कपड़ा बेच रहे हैं, और देखिए उन गरीबों से लेंगे भी तो गरीब लोग, कोई गाड़ी से उतर के तो उनसे कुछ नहीं लेगा, गरीब लोग ही उनसे लेंगे। तपती धूप में हम ऐसी गाड़ी में निकल जाते हैं अपने सिलेंसर से और गर्म हवा फेंकते हुए, तो कितना दर्द होता होगा। साहब बारिश हो रही है तब भी वो बैठे हैं कि शाम की रोटी का कोई जुगाड़ हो जाए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, किसी ने जाने अनजाने में ऐसी बातें कही हैं तो मत करें, इससे लोगों का दिल टूटता है। आप लोगों का दिल रखिए। आपका पहला सवाल यह था कि लोगों में, दिलों में कैसे बसते हैं? ऐसे बसते हैं। सर, विपक्ष कहता है कि डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा को सुर्खियों में रहने की आदत है और वो अधिकारियों पर अपना रोब झाड़ते हैं, तो इस तरीके से वो मीडिया में रहने के लिए ये सब काम करते हैं। तो आप विपक्ष के नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष के साथियों से कहिए कि भैया, जिस दिन मैं विधायक बन गया तो उसी दिन से मैं सुर्खियों में आ गया था। मुझे इन लोगों को तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और सुर्खियों में तो भैया हम कुछ भी करेंगे तो सुर्खियों में कोई, चाहे विपक्ष का एमएलए ही है, अगर वो काम करता है तो वो सुर्खियों में तो रहता ही है। मीडिया, आप क्या विपक्ष वालों को आप नहीं लेते? जी बिल्कुल। आप विपक्ष का बल्कि हमसे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता है पक्ष की कमियां निकालेंगे। तो पता नहीं विपक्ष वालों को मुझसे कोई वो सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप सुर्खियों में रहने के लिए? मुझे क्या आवश्यकता है? और रही ऑफिसर्स की, मैं हर समय ऑफिसर्स को तो कुछ नहीं कहता। अगर आप किसी गरीब को दर्द देंगे, देखो तो तकलीफ होनी चाहिए। और अगर आपको 2 बार काम कहा जाए, तीसरी बार ना हो तो कहना चाहिए। क्या वो जो कहते हैं अपने घर में बच्चों को नहीं कह लेते? हम लोग अपने बच्चों पे भी तो गुस्सा करते ही हैं कि आपने 1-2 बार काम कहा तो कहा जाता है। और हम लोग तो जनता के लिए ही तो कह रहे हैं। कोई अपने निजी काम के लिए तो हम उनको कुछ कह ही नहीं रहे कि हमारा ही निजी काम नहीं हुआ। हमें जनता ने चुना और जनता के काम के लिए किसी से गुस्सा कर भी दिया तो मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं। अगर ऑफिसर किसी काम को डिले कर रहा है, उसके लिए अभी किसानों का वो जो सामान का उठाव था, जो मंडी का मामला था, उठाव होना, तो उसमें अगर मैंने गुस्से में कहा तो क्या गलत किया कि सरकार अपनी तरफ से सुविधा दे रही है, ऑफिसरों की कमी की वजह से उठान नहीं हो रहा, तो इसमें क्या बुरी बात हो गई? इसमें क्या सुर्खियों में आना? विपक्ष के लोग भी इसी प्रकार से बातें करते हैं कि उठान नहीं हो रहा, ये है वो है। बहुत से विपक्षी नेताओं के बयान भी आए, उन्होंने ऑफिसर के साथ ऐसा बोला, तो वो भी ऐसा ही सोच रहे। ऐसा नहीं, आप मतलब उन लोगों को एक्चुअल क्या है कि कभी कभी कोई इंसान आंखों में ज्यादा चढ़ जाता, तो ये सब बातें करके कहीं ना कहीं नजर लगाने का काम कर। जी सर, भाजपा सरकार जैसे किसान आंदोलन और बेरोजगारी को लेकर के काफी सारे सवाल उठते रहते हैं लोगों के। आप जनता के बीच में जाकर के किस तरीके से उन लोगों को हैंडल करते हैं? देखिए, सरकार अपनी तरफ से वचनबद्ध है, वो किसानों के एक एक फसल का पूरा पैसा देगी इस बात के लिए, और आप पूरा अनाज उठा रही है, और हर तरह से सरकार प्रयास करी। हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का पूरा प्रयास भी रहा, उन्होंने किसानों से बातचीत भी की और उठान भी पूरा हुआ। हो सकता है थोड़ी बहुत देरी जरूर मैं मान सकता हूँ, और फसलों का जो पैसा है वो भी सीधा के सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। जी। तो इससे ज़्यादा तो किसानों को जितनी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार मुहैया करा रही है। सर, कांग्रेस हर बार ये कहती है कि अगली बार हमारी सरकार आने वाली है, तो ये झटपटाहट है या क्या लगता है आपको जो इस तरीके के दावे किए जाते हैं? सपने देखने में कुछ नहीं जाता। सपने देखने चाहिए और सपने देखने का अधिकार सभी को है। जी। तो कांग्रेस भी सपना ही देख रही है। सर, कोई ऐसा किस्सा बताइए, आप जब डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं, कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जो बार बार आपको परेशान करता हो और उसको देख करके आपको हंसी भी आती हो और वो बार बार टोंट भी
मारता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमारे बल्कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो उस समय का और अवधि का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं थोड़ी सी ढील दे देता हूँ। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे सामने इस प्रकार से बोलता हो। प्यार से खड़े होते हैं, प्यार से ही बिठा देते हैं। उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं आता? आप कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी जाता है तो आना भी चाहिए जब जरूरत। देखिए, अगर कोई आप मर्यादा के खिलाफ कोई अगर जाएगा विधायक, हाँ, तो उस समय गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। मर्यादा, आप देखिए, आप अकेला हरियाणा नहीं देख रहे, हम्म। आप कुछ भी अमर्यादित करेंगे तो आपको पूरा विश्व देख रहा है। कहीं ना कहीं संदेश जाएगा कि इस विधायक ने ऐसा किया। वो बदनाम अकेला वो विधायक नहीं होगा, 90 के 90 विधायक बदनाम होंगे कि ऐसा हुआ। जैसे यूपी में या कहीं जूता चप्पल चला तो आज भी लोग कहते हैं कि इस प्रकार से, वो गलत है। मर्यादा के खिलाफ कोई चलेगा तो उसको हम लोग तुरंत बाहर करने का काम करते हैं। कई बार देखा गया है आप माँ भगवती को भी मानते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन कई बार गुस्सा भी कर देते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो एकदम से विधायक का इस तरीके से गुस्सा होना। गुस्सा एक स्वाभाविक गुण है, वो प्रत्येक व्यक्ति में होता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को जल्दी, किसी को देरी से आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को गुस्सा ना आता हो। वो बाहर नहीं करेगा, घर करेगा। ये एक स्वाभाविक गुण है, मनुष्य का एक गुण है और ये रहेगा। ये गुस्सा कोई अकेला मनुष्य में नहीं, जानवरों में भी है। जो चीज़ मनुष्य में है वो जानवर में भी है। जी बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं 24 के 24 घंटे प्रसन्नचित्त रहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। या मैं गुस्सा नहीं करता, ये संभव है ही नहीं। जी सर, ये थोड़ा पर्सनली सवाल है आपसे। हम कई बार आपको देखते हैं, लोग भी बोलते हैं कि विधायक जी सोते रहते हैं तो कई बार आपको नींद के झटके लेते हुए भी देखा है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इस नज़र से देखिए कि मैं हार्ड वर्क ज़्यादा करता हूँ तो नींद पूरी नहीं होती, इसलिए भी नींद आ जाती है। हाँ, तो आप सोते रहते हैं, कई बार ऐसे झटके लेते रहते हैं तो बहुत से विधायक आपको मिलेंगे जो काफ़ी देर तक काम करते हैं। तो बहुत से हुड्डा जी भी सो जाते हैं। कई बार मेरे पड़ोस में, हम एक ही बेंच पे, उनको भी नींद लग जाती है। लेकिन उनको उनका चश्मा बचा जाता है, मुझे भी चश्मा ही लगाना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति भी रूटीन में सो जाता है, दुकानदार भी सो जाते हैं। नींद तो आपको साफ जब आएगी तो पत्थरों पे भी आ जाएगी। पत्थरों पे भी आ जाएगी। तो नींद का कोई वो नहीं है, नींद कब कहाँ आ जाए, नींद और मौत का पता नहीं कहाँ आ जाए। हाँ, ये तो है सर। जींद के युवाओं को आप किस तरीके से प्रेरित करते हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जींद के युवाओं को? देखिए, जींद के युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज सरकार पारदर्शिता के आधार पर आप लोगों को नौकरी दे रही है। आप पढ़िए और नौकरी पाइए और वहीं पर नशे से दूर रहें। नशे से दूर। जिसके लिए प्रत्येक, मैं ये कहूँगा, मैं अकेला ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ और सरकारें भी, मैं कहता हूँ पक्ष विपक्ष भी लगा हुआ कि हरियाणा में कम से कम नशा ना आए, नशा ना हो। क्योंकि नशे ने पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी। आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर एजुकेशन ज़्यादा है पंजाब से। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ खिलाड़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हमारे जवानों में हर लाइन के अंदर हमारी बिटिया पढ़ने में बहुत आगे हैं। हर लाइन में आज सब लोग आगे हैं। तो पंजाब आज मतलब सिंगर भी आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जाते हैं, वरना सिंगर भी केवल पंजाब में थे। वहाँ के सिंगर भी बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। तो पंजाब की जवानी लगभग बर्बाद पंजाब वालों ने खुद ही कर ली। उसका सबसे बड़ा कारण नशा है। मैं सबसे यही प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहे। सर, आप राजनीति में आने के बाद आपको कौन सी ऐसी चुनौतियां मिली जिनका आपको सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे पिताजी विधायक रहे, उनसे जितना विपक्ष में हो सका उन्हें विपक्ष में काम किया। और मेरे को ज्वाइन करने के बाद, मुझे चुनाव जीतने के बाद एक ही लक्ष्य था, मेरे पिता की कर्म भूमि जींद, मेरी जन्मभूमि जींद, तो मैं इसका कर्ज कैसे उतारूं। मैंने उनका कर्ज उतारने के लिए भरसक प्रयत्न किया कि कहीं ना कहीं मैं जींद की इस भूमि का कर्ज उतार सकूं। और उस प्रयत्न में मैं स्वयं अपने आप को मानता हूं, मैंने काफ़ी हद तक उस प्रयत्न में कामयाब रहा। आज जींद को आप देख सकते हैं, नोनो नेशनल हाईवे है, मेडिकल कॉलेज है, भाखड़ा का पानी आने जा रहा है और सौंदर्यीकरण की तरफ जींद को बढ़ाया जा रहा है और अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं ये मजबूत होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जींद की तरफ और भी विशेष ध्यान देने का काम करेंगे। जी, तो सर एक रैपिड फायर है, फटाफट बिल्कुल एक लाइन में आप जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको राजनीति में नहीं आना होता तो आज आप
क्या रहे होते? मैं डॉक्टर ही रहा होता, डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा होता, और तो क्या करना था साथ में। जी। आपके लिए सफल राजनेता की परिभाषा क्या है? जो लोगों के दिलों पे वास करे। जी। आज की युवा पीढ़ी को आप सबसे बड़ी सलाह क्या देना चाहेंगे? नशे से दूर रहिएगा और आध्यात्मिक रहिएगा, तो आप ये मान के चलिए कि आप काफ़ी हद तक सफल रहिएगा। जी। जींद की सबसे बड़ी ताकत क्या है सर? जींद की सबसे बड़ी ताकत मेरी जनता है, और जनता का प्यार हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं जींद की जनता के लिए जितना पहले किया उससे भी ज़्यादा करने का प्रयास करूंगा। आपके अनुसार जींद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो भाखड़ा का पानी है, जल्दी से जल्दी ये आएगा, और कुछ एक और दिमाग में चीज़ें हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी हम करने का काम करेंगे। जी। आप दिन की शुरुआत को कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत सुबह उठते ही माँ के चरणों को हाथ लगाता हूँ और अपने पूर्वजों को माथा टेकता हूँ। स्नान के बाद माँ भगवती की पूजा 1.5 घंटा पूजा करके लगभग 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है। पूजा के बाद फिर अपना रूटीन के वर्क में निकल लेता हूँ। ओके। काम के दबाव के बीच अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? फिलहाल तो निकल नहीं पाता, बीमारी पूरे जोरों पे है, शुगर पूरी रहती है, समय भी फिलहाल निकल नहीं पा रहा। मिलना मिलाना काफ़ी देर तक रहता है, रात में जागरण है, विवाह शादी है, ये सब में भी समय लग जाता है। समय लगता है। आपको प्रेरणा किससे मिलती है? प्रेरणा तो मुझे आज के समय मेरी माँ से मिलती है। मेरी माँ प्रतिदिन, मैं और मेरी माँ मंदिर में एक साथ रहते हैं, आरती हम एक साथ करते हैं, तो मेरी माँ कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देकर ही मुझे भेजती है कि बेटा आज तू पावर में किसी का बुरा मत करना, सबके लिए अच्छा मांगना। माँ भगवती से कह के जाओ कि माँ भगवती शाम को आऊँगा, तेरा बेटा तुझसे मिलने आएगा, और अच्छा अच्छा करो। और माँ भगवती से कहो कि जिस भी काम के लिए मैं कहूँ जींद के लिए, तो प्रत्येक ऑफिसर, प्रत्येक व्यक्ति, मैं चंडीगढ़ के लिए जाता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुम्हारी बात माने, ऐसी माँ को कह के जाओ जींद के लिए अच्छा से अच्छा होना चाहिए। तो सब आप बात अपनी माँ से बता? हाँ, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते हैं। कोई एक किताब जो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही हो? दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती। वैसे गीता को मैंने बड़ा कम पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती को मैंने बहुत पढ़ा है। देवी भागवत पुराण को पढ़ा, मैंने 10 पुराण पढ़े हैं। 11वां पुराण ये कह सकता हूँ कि गरुड़ पुराण सुना है। 10 पुराण मैंने पढ़े हैं। भविष्य पुराण पढ़ रहा हूँ, लेकिन 1.5-2 साल से एक आधा पेज कभी कभार ही पढ़ा जाता है। कभी कभार पढ़ा जाता है। लोग आपको किस नाम से याद रखें आप चाहते हैं? डॉक्टर मिड्डे का लड़का। डॉक्टर मिड्डे का लड़का। डॉक्टर मिड्डे के छोरे के नाम से रखे, मिड्डे का छोरा। जब गली में जाता हूँ ना, लोग बच्चे ये कहते हैं मिड्डे का छोरा आ गया, मिड्डे का छोरा आ गया, मिड्डा आ गया। यही बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा सर, आखिरी और में मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा मुरीद बच्चे मेरे सबसे ज़्यादा मुरीद हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स से शायद कुछ लेना देना भी नहीं था। 5-6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं होता, वही कह देते हैं गली में, बाजार में, मिड्डा आ रहा है, मिड्डा आ रहा है, मिड्डा आ रहा है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। सर, वो यूरिन वाला किस्सा बता दीजिए आखिरी में। हाँ, उसमें क्या, उसका क्या हुआ कि मैं जब डॉक्टरी करके आया तो मेरे को समय मिलता था 2-1 घंटे बैठने का, तो मेरे पिताजी लंच के लिए जाते थे तो मैं बैठता था। तो एक महिला जो बड़ी बुजुर्ग महिला थी, अब पिता के मुकाबले में मुझे अपने आप को सेट करने के लिए समय देना होता था, मरीज को अच्छे से समझाना होता था। तो महिला आई तो कहने लगी कि ऐसे ऐसे मेरे को गोड़ों में भी दर्द, जोड़ों में भी दर्द रहता है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। मैंने 2-4 सिम्टम और पूछे, उसने कहा, मैंने कहा इसका मतलब शुगर है। इसको अंदाज़ा लगा। मैंने कहा माई ये डिब्बी ले जाओ, इसमें यूरिन लेके आओ, अपना पेशाब लेके आओ। तो लड़के ने स्ट्रिप से टेस्ट किया, उसने कहा शुगर है। ये बात है करीबन कोई 95-96 की। तो हमारा एरिया भी बड़ा भोला भाला सा है। तो मैं बोला माता तुम्हारे ना शुगर हो गई। तो कहने शुगर क्या होती है? अब मैं समझाने के लिए बोला कि शुगर का अर्थ है कि तुम्हारे पेशाब में मीठा आ गया। तो बोली, मैं बोला तुम्हारा पेशाब मीठा है? तो बोली मतलब? तो तुमने कब पी के देखा इसको? तो तुम पेशाब को मीठा बता रहे हो, तुमने कब पिया? मैं लम्हाई कुछ नहीं, बात हंस के ही खत्म होगी। मैं कहना चाह रहा था कि वो इतने ज़्यादा शुगर है तो उसको क्या समझाना। तुमने कहा तुमने कब पी के देखा? तो इसी बात पे चर्चा रहेगी। तो देख सकते हैं भाई, अभी हमने डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी से बातचीत की और बहुत कुछ खट्टे कुछ मीठे इस तरीके के हमने सवाल किए हैं। और जनता के दिलों पर तो विधायक जी हमारे राज ही करते हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय और आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके क्या सवाल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।